हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिसेस। लेकिन ख़ास बात यह है, ये टॉपिक जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही आसान भी है और बहुत स्कोरिंग है। तो स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिसेस क्या होती हैं। लेकिन मैट्रिसेस देखने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या चीज़ है। अब आप सोचोगे मैंने चैप्टर का नाम लिखा मैट्रिसेस और मैं समझाना शुरू कर रही हूँ मैट्रिक्स, तो क्या डिफरेंस है। एक्चुअली में जब हम एक के बारे में बात करते हैं तो मैट्रिक्स बोलेंगे, और अगर एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात करनी है तो उन्हें क्या कहा जाता है, मैट्रिसेस। यानी ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है जब हमने एक की बात करनी हो, और एक से ज़्यादा की बात करनी हो यानी प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैट्रिसेस। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर एक है तो मैट्रिक्स और ज़्यादा हो तो मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक क्लास है और उस क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं। पहले स्टूडेंट का नाम है सैम, दूसरे स्टूडेंट का नाम है जॉन और तीसरे स्टूडेंट का नाम है पीटर। ठीक है, तो ये 3 बच्चे हैं किसी क्लास में, सैम, जॉन और पीटर। अब इन बच्चों के पास कुछ सामान है। सपोज सैम हैज़ 5 पेन्स एंड 6 बुक्स। यानी सैम के पास 5 पेन हैं और 6 बुक्स हैं। जॉन के पास 7 पेन्स हैं और 3 बुक्स हैं। और पीटर के पास 4 पेन्स हैं और सपोज कि सिर्फ एक ही बुक है। तो 3 बच्चे हैं, तीनों के पास कितने कितने पेन हैं और कितनी कितनी बुक्स हैं, मेरे पास ये डेटा है। अब मैं इस डेटा को थोड़ा आसान बनाना चाहती हूँ, इसको आसान रिप्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ कि ये दिखने में मुझे इजी लगे। अब इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। मैंने लिखा 5 और 6। 5 क्या है, सैम के पास कितने पेन्स हैं और सैम के पास कितनी बुक्स हैं। सिमिलरली जॉन के पास 7 पेन्स हैं और 3 बुक्स हैं, तो उसको मैंने ऐसे लिख लिया। और पीटर के पास 4 पेन्स हैं और 1 बुक है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। और इन सारे नंबर्स को जो भी मेरे डेटा में यूज़ हो रहे थे, मैंने उसे एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दी। अब अगर मैं अब ध्यान से देखूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये जो, इस लाइन को कहा जाता है रो। जैसे आप अपनी क्लास में एक बेंच पे बैठे हो तो हम कहेंगे आप एक रो में बैठे हो। और सिमिलरली ये जो वर्टिकल लाइन होगी, ये भी वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है। ये वर्टिकल जो लाइन है इसको बोला जाता है कॉलम। तो जो आप अगर आप एक के पीछे एक क्लास में बैठे हो तो आप एक कॉलम में बैठे हो, और अगर आप सेम बेंच शेयर कर रहे हो तो आप एक रो में बैठे हो। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो 5 और 6, ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि सैम के पास क्या क्या है। ये सेकंड रो क्या बता रही है हमें, ये बता रही है कि जॉन के पास क्या क्या है। और ये जो थर्ड रो है वो ये बता रही है कि पीटर के पास क्या क्या है। और अगर मैं ध्यान से देखूं और इसको देखूं कि ये फर्स्ट कॉलम ये क्या बता रहा है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये बता रहा है कि सैम, जॉन और पीटर के पास कितने कितने पेन्स हैं। और ये जो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड वर्टिकल लाइन है, ये बता रहा है कि सैम, जॉन और पीटर के पास कितनी कितनी बुक्स हैं। तो यानी ये जो 3 लाइंस में आपका डेटा था, आपने उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने तो ऐसे लिखा है, लेकिन आप कहोगे भाई हमने ऐसे नहीं करना। जो सैम के पास सामान था मैंने उसको ऐसे लिखा, लेकिन अगर कोई और ऐसे लिखना चाहे, उसने पहले सैम के पास पेन्स लिखे और बजाय उसके साथ लिखने के उसके नीचे लिख दिया कि कितनी उसके पास बुक्स हैं। सिमिलरली जॉन के पास 7 पेन्स और 3 बुक्स हैं, पीटर के पास 4 पेन्स और 1 बुक है। और मैंने अपने इस वाले डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ कि ये जो मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, ऐसे वाला वर्टिकल लाइन, अब सैम के पास जो सामान है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली जॉन का पास जो सामान है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड कॉलम।
और थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है कि पीटर के पास क्या सामान है। अब रो के ऊपर बात करते हैं। ये जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है ये पहली रो है, यानी ये जो हमारे ये रोज है हमारे पास, ये रोज हैं और ये क्या है, 3 कॉलम्स हैं। तो जो आपके पास फर्स्ट रो है वो अब क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 5 7 4, ये रिप्रेजेंट कर रही है पेन्स कितने हैं तीनों के पास, और 6 3 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सैम, जॉन और पीटर के पास कितनी बुक्स हैं। तो आपने अपने डेटा को चाहे ये रिप्रेजेंटेशन दी चाहे ये रिप्रेजेंटेशन दी, ये इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ऐसा अरेंजमेंट है, एन अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट या जो हमें दिख रहा है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक डिस्प्ले है ये, ऐसा अरेंजमेंट या जो भी डिस्प्ले है ऑफ दिस काइंड, जैसे हमने लिखा अभी, इसी को कहा जाता है मैट्रिक्स। इसे क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। तो आपने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा यहाँ पर और यहाँ पर, ये क्या है, मैट्रिक्स हैं। 2 हैं तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस। अब ये सब हमने किया क्यों, हम जो डेटा को, डेटा इज अरेंज्ड, हमने डेटा को अरेंज किया इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। क्यों किया, सिर्फ इसलिए किया कि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए, यानी टू ईज आवर कैलकुलेशंस। तो हम जब डेटा को अरेंज करते हैं मैट्रिसेस में, सिर्फ किस लिए करते हैं, अपनी कैलकुलेशंस को ईज करने के लिए, हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाए, आसान। तो ये तो था कि मैट्रिक्स का मतलब क्या है और क्यों बनाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। तो इससे हमें समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैट्रिक्स की फॉर्मल डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड rectangular array, is an ordered rectangular array of numbers or functions। अब हम आए हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन पे। मैट्रिक्स क्या है, एक आपने अभी बोला, हमने समझा, एक अरेंजमेंट है। तो जो अरेंजमेंट है उसको यहाँ बोल रहे हैं एरे यूज हो रहा है अरेंजमेंट के लिए। तो मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्डर्ड मतलब जिस एलिमेंट की जो जगह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जगह नहीं बदल सकते। जैसे कि हमने ऊपर वाली एग्जाम्पल में बात करी, अगर मैंने यहाँ 5 लिखा है तो वो इसलिए लिखा है कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सैम के पास कितने पेन हैं, मैंने कहीं पर भी नहीं लिख दिया। सिमिलरली अगर यहाँ मैंने 3 लिखा है तो पता चल रहा है जॉन के पास 3 बुक्स हैं। तो और ये क्या है, जो अरेंजमेंट है आपको दिख रहा होगा, या तो आपने ऐसे बनाया या आपने ऐसे बनाया, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को क्या लिखा है, एरे। और ऑर्डर्ड क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट की अपनी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह है, हम इधर उधर नहीं कर सकते उनको। और इसके अंदर पढ़े क्या हुए हैं, नंबर्स, लेकिन नंबर्स के साथ साथ मैट्रिक्स में फंक्शंस भी हो सकते हैं। क्लियर। तो मैट्रिक्स क्या हुई, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुई। लेकिन खाली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं बोलना, आप एरे भी बोल सकते हो, अरेंजमेंट भी बोल सकते हो, लेकिन कैसा है ये, ऑर्डर्ड। और इसमें कौन कौन आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं और फंक्शंस भी आ सकते हैं। और ये जो भी आए, नंबर्स या फंक्शन, जैसे कि इसमें 5 6 7 3 4 1, इसमें 5 7 4 6 3 1, ये सब इनको क्या बोला जाता है, ये एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, या इन्हें बोला जाता है ये एंट्रीज हैं। तो इन्हें एलिमेंट्स बोला जाता है और एंट्रीज। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को पढ़ते हैं तो हमेशा हम रो से पढ़ते हैं। जैसे अगर मैंने इस मैट्रिक्स को पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूंगी, 5 6 7 3 4 1, ऐसे नहीं पढ़ना 5 7 4 6 3 1। और अगर इसको पढ़ूंगी तो 5 7 4 6 3 1।
तो हमेशा पहले पहली रो पढ़ते हैं, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, और जितनी भी रोज हैं ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी मर्जी नहीं है, मैट्रिक्स को पढ़ने का यही तरीका है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम जब भी मैट्रिक्स का नाम रखते हैं तो हमेशा हम डिनोट करते हैं, वी डिनोट मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर्स। आपने जब भी मैट्रिक्स का नाम रखना है तो हमेशा कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। आप मैट्रिक्स का नाम ए रख सकते हो, बी रख सकते हो, एंड सो ऑन, आपकी मर्जी है। और जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम हमेशा स्मॉल लेटर्स, हम मोस्टली ए यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं मैट्रिक्स के, मैट्रिसेस के। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी ए, सपोज -2 -5 0 √7 3 6। एक और मैट्रिक्स में लिखती हूँ, फिर इनको डिस्कस करते हैं। 2 + आइटा 3 1/2 5/7 -1 1 √3 2 3। और एक और लिख रही हूँ मैं मैट्रिक्स सी, 1 + x x³ sin x cos x 0 and 4। अब अगर मैं इनको ध्यान से देखूँ इन मैट्रिसेस को, तो जो पहली मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर कितनी रोज हैं? ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3। तो यहाँ 3 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं? ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड। तो ए एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब बी पर आते हैं। बी की ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो बी में 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। सी मैट्रिक्स में ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, तो 2 रोज हैं और ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, तो 3 कॉलम हैं। तो ए बी सी तीनों मैट्रिसेस हैं। मैंने आपको रोज़ और कॉलम्स बता दी। इसमें 3 रोज़ 2 कॉलम हैं, इसमें 3 रोज़ 3 कॉलम है, इसमें 2 रोज़ 3 कॉलम्स हैं। और एक बात और क्लियर हो रही है कि जो मैट्रिसेस की एंट्रीज होती हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको दिख रहा है, नंबर्स हो सकते हैं, √7 भी हैं, नंबर्स रैशनल हो, इरैशनल हो, ऐसे फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, जैसे 5/7 1/2, 2 + आइटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। और जैसे यहाँ लिखा है 1 + x x³ sin x cos x यानी फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल से एक बात और क्लियर होती है कि नंबर्स और फंक्शंस, मैट्रिसेस की एंट्रीज नंबर्स होंगी या फंक्शंस होंगे। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये बड़े ध्यान से समझना है, बहुत आसान सी बात है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। एक मैट्रिक्स है, सपोज आपके पास अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज। सपोज एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं। एक मैट्रिक्स ली मैंने, m और n कोई इंटीजर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। देन इट्स ऑर्डर, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? m/n। लिखते हैं m × n, लेकिन m/n भी बोलते हैं, m × n। तो जितनी रोज हैं एक क्रॉस का निशान लगाओ और साथ में जितने कॉलम्स हैं वो लिख दो, वो आपके मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? ऑर्डर। ऑल्सो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर m × n है, ऑल्सो मैट्रिक्स हैज़ m × n एलिमेंट्स। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने ये मैट्रिक्स ली, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 × 2। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ m × n, और लिखते कैसे हैं? मैट्रिक्स के पैर में, मैट्रिक्स का सफिक्स बना के छोटा छोटा लिख देते हैं। सिमिलरली बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 3 रोज 3 कॉलम्स। पहले रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है। 2 रोज 3 कॉलम्स। तो मैंने तीनों मैट्रिसेस के आपको ऑर्डर बता दिए। दूसरी बात, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर m × n है, यहाँ क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ नोटेशन है, ये लिखने का तरीका है।
कि पहले रोज लिखो, एक क्रॉस का साइन लगाओ और फिर कॉलम लिख दो। इसको m क्रॉस n या m बाय n कहते हैं। तो जो भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n या m बाय n है, उसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी m इंटू एम। यानी इस मैट्रिक्स में A में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 इंटू 2 6। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 इंटू 3 9। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही 2 इंटू 3 6, इसमें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो ऑर्डर से आपको ये भी पता चल जाता है कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अब हमें मैट्रिक्स समझ में आ चुका, मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं, उसका ऑर्डर कैसे देखते हैं और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये कैसे पता चलता है, हमें ये सब पता चल चुका है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि एक जर्नल, अगर मुझे मान लो एलिमेंट्स अभी नहीं पता, एक जर्नल m क्रॉस n की मैट्रिक्स लिखनी है। A journal m cross n matrix has following representation। इसे ध्यान से देखना है। ठीक है, हम एक जर्नल मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं जिसकी एंट्रीज मुझे नहीं पता। तो आप एक जर्नल मैट्रिक्स को लिख सकते हो। सपोज मैंने उसका नाम रखा कैपिटल ए, अब मैं उसके एलिमेंट्स रख रही हूँ। अब इसका ऑर्डर मुझे पता है m क्रॉस n है, मैं फर्स्ट एलिमेंट का नाम रख रही हूँ A11। यहाँ A11 ये बता रहा है कि इसकी जो भी एंट्री है उसकी जो पहली पोजीशन पर लिख रही हूँ वो बता रहा है वो कौन सी रो में है, और जो दूसरे नंबर पर लिख रही हूँ वो बता रहा है, उसके पैर में लिखनी है ये दोनों बातें कि वो कॉलम कौन सा है। तो A11 का मतलब है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फिर A12, A13, A1J और फिर A1N। यानी A11 का मतलब फर्स्ट रो है ये और फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम दूसरा है। A13 का मतलब रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम थर्ड है, एंड सो ऑन। बीच में कहीं आएगा फर्स्ट रो जेथ कॉलम, और ये लास्ट फर्स्ट रो nth कॉलम, क्योंकि कॉलम मैक्सिमम n होंगे और रोज m। सिमिलरली हम सेकेंड रो क्या लिख सकते हैं, A21, A22, A23, A2J, A2N। थर्ड कॉलम थर्ड रो A32, A33, A3J अप टू A3N। सिमिलरली ith रो आ रही है AI1, AI2 एंड सो ऑन, AI3, AIJ और AIN। और ऐसे ही लास्ट कौन सा हो जाएगा, रोज कितनी है m, यहाँ से पता चल रहा है m रोज n कॉलम्स, AM1, AM2 एंड सो ऑन, AM3, ये कौन सा होगा, रो m है और कॉलम कौन सा चल रहा है अगर आप देखो, jth। और ऐसे ही mth रो है और कॉलम कौन सा चल रहा है, nth। तो ये आपकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन है। ऑर्डर कितना है इसका, m क्रॉस n। जब आप पहले लाइन में देखो तो सबकी पहली पोजीशन पर 1 लिखा है क्योंकि सारे पहली रो में हैं। दूसरे में आओगे तो सबके आगे वाला सिफिक्स 2 लिखा है अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये सेकेंड रो है। सिमिलरली ये थर्ड रो है, सबके आगे 3 लिखा है, ये ith रो है और लास्ट वाली mth रो है। ऐसे ही अगर आप कॉलम में देखो तो ये फर्स्ट कॉलम है, तो सबकी जो सेकंड एंट्री है, जो सेकंड पोजीशन है वो 1 ने भरी हुई है। यहाँ ये सेकंड कॉलम है तो सबकी सेकंड पोजीशन पर 2 लिखा हुआ है। ये थर्ड कॉलम है तो सबकी सेकंड पोजीशन पर 3 लिखा हुआ है। ये jth कॉलम है तो सबकी सेकंड पोजीशन पर j लिखा हुआ है, और ये nth कॉलम है इसलिए सबकी सेकंड पोजीशन पर n लिखा है। आप इसको इतना बड़ा लिखने की बजाय ऐसे भी लिख सकते थे। मैंने जर्नल एंट्री लिख दी, लेकिन इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, यानी जो पहली वाली चीज़ है, पहले मैंने क्या लिखा है, i की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 और m, यानी 1 से बड़ी होगी या बराबर होगी और m से छोटी होगी या बराबर। और जो j है उसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 1 और n। आप देख लो, ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हो और ये भी। तो यानी आप मैट्रिक्स की एक जर्नल एंट्री या जर्नल एलिमेंट को इससे डिनोट करते हो, जिसमें से पहले वाली चीज़ ये बताती है वो कौन सी रो का है और दूसरे वाला ये बताता है कि वो कौन से कॉलम का है। ठीक है, तो ये तो हुई जर्नल नोटेशन।
और यहाँ एक बात खास क्या है कि i और j दोनों क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। और ये किसका साइन है, हमने अपनी पहली वीडियोस में भी देखा हुआ है, बिलोंगिंग का। फिर एक और ख़ास बात मैट्रिसेस के बारे में कि जो मैट्रिसेस हैं आप उनकी हेल्प से किसी भी प्लेन के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एनी पॉइंट in a plane can be represented by a matrix। कैसे देखते हैं कि आपके पास एक प्लेन है, अब प्लेन है तो जैसे आप एक्स वाई प्लेन देखते हो, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। सपोज मैंने कोई पॉइंट लिया 3,4, तो ये कोई पॉइंट है प्लेन में, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो। सपोज इस पॉइंट का नाम P रख देती हूँ, तो उसे मैट्रिक्स का नाम भी मैं P रख रही हूँ। कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 3, 4, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसमें कितनी रोज़ हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, तो 2 रोज़ हैं और कॉलम सिर्फ एक है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 1। और अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसमें 1 रो है और कॉलम कितने हैं, ये वर्टिकल लाइंस कितनी है, 2, तो रो पहले लिखते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं। तो आप एक जर्नल प्लेन के पॉइंट को मैट्रिक्स में लिख सकते हो, चाहे 2 क्रॉस 1 में लिख लो या 1 क्रॉस 2। सिमिलरली ये जो मैंने पॉइंट लिया था ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, आप 3 डायमेंशनल पॉइंट को भी लिख सकते हो। सपोज मैंने इसको लिखना है और सपोज मैं उसका नाम पॉइंट का लिख देती हूँ P डैश, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3, 4, 1, और ऐसे भी लिख सकती हूँ 3, 4, 1। तो अगर 2D है तो भी आप उसे मैट्रिक्स में लिख सकते हो 2 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 2 की। और अगर आपके पास 3D प्लेन है, यानी पॉइंट्स इस तरह के हैं 3-3 कोऑर्डिनेट्स वाले, तो आप उसे यहाँ पर रोज कितनी होगी, 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स में लिख सकते हो, और यहाँ रो तो 1 है और कॉलम कितने हो गए 3, तो 3 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 3 में लिख सकते हो। जैसे हम प्लेन के पॉइंट्स को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक और चीज़ देखते हैं, वी कैन represent vertices of a closed rectilinear figure in a form of a matrix। क्या मतलब बनता है इसका कि अगर आपके पास कोई क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर है, सपोज आपके क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर सपोज कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो जो उसकी वर्टिसेस हैं उसको भी आप एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज करते हैं कि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, सपोज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और उसकी वर्टिसेस हैं, सपोज A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0, B के हैं 3,2, और सपोज C के ले लेते हैं 1,3 और D के हैं -1,2। तो सपोज ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप ABCD जो कि हमारा क्वाड्रिलेटरल था, ABCD कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आप इसके वर्टिसेस को मैट्रिक्स में कैसे लिख सकते हो। आप सबसे पहले A पॉइंट लिख लो, उसके कोऑर्डिनेट्स 1,0, ये B के हैं, ये C के हैं और ये D के हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ कितनी रोज़ है मेरे पास, 4, और कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 4 क्रॉस 2। लेकिन आप इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते थे, अब 1,0 को ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख सकते हो 1,0, सेकेंड पॉइंट 3,2, थर्ड पॉइंट 1,3 और फोर्थ पॉइंट -1,2। अब कितनी रोज़ हैं, पहली रो दूसरी रो, 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हो गए 4। तो आपने क्वाड्रिलेटरल की 4 वर्टिसेस को मैट्रिक्स में लिख दिया, चाहे 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना लो, चाहे 2 क्रॉस 4 की। तो अब हमें काफ़ी बेसिक समझ में आ चुका है मैट्रिसेस का। अब सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, जिससे आपके कंसेप्ट और पक्के हो जाएंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ। इन द मैट्रिक्स आपको सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। और मैट्रिक्स क्या है, कैपिटल A, एंट्रीज हैं इसकी या एलिमेंट्स हैं 2, 5, 19 एंड -7, ये फर्स्ट रो है। सेकेंड रो है 35, -2, 5/2 एंड 12,
and third row is under root 3, 1, -5 and 70. और कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे हैं, वो है फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन है कि इसका हमने ऑर्डर बताना। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं। और थर्ड पार्ट है कुछ एलिमेंट्स पूछे हैं, राइट द एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स कौन कौन से पूछे हैं, A13, A21, A33, A24, A23। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, ऑर्डर बताना है। इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। तो 3 तो रोज हैं और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले नंबर ऑफ रोज, तो ऑर्डर ऑफ ए इज, रोज 3 हैं, कॉलम्स 4 हैं, तो ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो भी ऑर्डर आया उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 4 इट हैज़, या ए हैज़, 4 इंटू 3 कितना हो गया, सॉरी 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। ए हैज़ 12 एलिमेंट्स और एंट्रीज, आप कुछ भी कह सकते हो। और आपको एंट्रीज तो दिख भी रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और नेक्स्ट आपसे कुछ एलिमेंट्स पूछे हैं, तो वो एलिमेंट्स एक एक करके देखते हैं। ज़रा ध्यान से देखना है इस पार्ट को। सबसे पहले है A13, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का। तो फर्स्ट रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो A13 कितना आ गया 19। अब नेक्स्ट है हमारे पास A21, यानी रो कौन सी देखनी है, जो पहले जगह पर लिखा होता है वो रो है, जो दूसरी जगह पर लिखा है वो कॉलम है। तो ये रो है और ये कॉलम है। तो सेकंड रो देखो, सेकंड रो ये वाली है, और कॉलम कौन सा देखना है, फर्स्ट। तो कॉलम फर्स्ट और सेकंड रो क्या आ रहा है आपके पास 35। एक और करते हैं A33, A33 का मतलब रो भी थर्ड है, यानी ये तीसरी रो देखनी है, और कॉलम थर्ड कौन सा है, ये वाला। तो कॉलम थर्ड और रो थर्ड दोनों का कॉमन एलिमेंट कौन है, -5। तो A33 हो गया -5। नेक्स्ट है A24, A24 का मतलब सेकेंड रो, तो ये तो होगी हमारे पास सेकेंड रो, और कॉलम कौन सा, फोर्थ। तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, तो एलिमेंट कितना आ गया 12। और लास्ट है हमारे पास A23, A23 का मतलब रो सेकेंड है और कॉलम थर्ड है। तो सेकेंड रो ये है और कॉलम थर्ड ये है, तो एंट्री कौन सी होगी 5/2। तो देखो कितना आसान था ये क्वेश्चन। एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। सपोज एग्जाम्पल सेकेंड, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एंड इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है, उसके पास मुझे एलिमेंट्स पता है, मुझे मैट्रिक्स नहीं पता, उसके पास ये पता है कि 8 एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन ये है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, तो उसका क्या क्या ऑर्डर हो सकता है ऐसी मैट्रिक्स का। ठीक है, हमें पता है, वी नो अ मैट्रिक्स, कोई अगर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हो m क्रॉस n, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n हैज़ m इंटू n एलिमेंट्स, कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उसके पास m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर दो, और आपको एलिमेंट्स गिवन है, और एलिमेंट्स क्या है 8 है। तो ऐसे कौन कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आता है, तो पॉसिबल पेयर्स, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 8 आता है, पॉसिबल पेयर्स विच हैज़ प्रोडक्ट 8। ऐसे कौन से दो नंबर्स लें हम जिनको जब मल्टीप्लाई करें, आपको ये गिवन है कि ये 8 है, तो m और n क्या क्या हो सकते हैं, r, आप m को 8 ले लो, n को 1 ले लो, या उल्टा कर दो, m को 1 ले लो और n को 8 ले लो, और m को 4 ले लो, n को 2 ले लो, या उल्टा कर दो,
m को 2 ले लो, n को 4, बस यही पॉसिबल पेयर्स हैं। तो अगर यही पॉसिबल पेयर्स हैं, हैंस जो पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे, यानी मैट्रिसेस कौन कौन से ऑर्डर्स की हो सकती है, पॉसिबल ऑर्डर्स आर, एक तो आप पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर ले सकते हो 8x1 यानी 8 रो हो और 1 कॉलम हो, और क्या हो सकता है 1x8 1 रो हो 8 कॉलम हो, 4x2 4 रोज हो 2 कॉलम्स हो, और 2x4 2 रोज हो और 4 कॉलम्स हो। तो जिस मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स हैं, ये तरह की मैट्रिसेस बन सकती हैं, इस ऑर्डर की मैट्रिसेस बन सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल थर्ड, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to I plus j। बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3x2 ऑर्डर की, यानी इसमें 3 रोज हों और 2 कॉलम हो, और उसके जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे, आपको जर्नल एलिमेंट दे दिया, ठीक है। आई रो रिप्रेजेंट कर रही है और जे कॉलम, ठीक है। तो हम एक मैट्रिक्स सोचते हैं पहले, लेट द मैट्रिक्स बी, वो मैट्रिक्स क्या ले लेते हैं, 3x2 की लेनी है, ए ने उसका नाम रखा, अब 3 रोज होनी चाहिए, यानी ऐसे होगा कुछ 3 रोज और 2 कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, और 2 कॉलम होने चाहिए। तो कुछ ऐसे ही दिखेगी ना, जो मैंने डॉट्स लगाई हैं यहाँ उसकी एंट्रीज होंगी। इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड कॉलम, ठीक है। तो अब एंट्रीज कैसे लिखते हैं, पहले का नाम रख देते हैं A11 क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12, इसका नाम A21 A22। नाम कैसे रखते हैं हम, जो मैंने आपको जर्नल रिप्रेजेंटेशन बताई थी, पहले नंबर पर जो रो में है, सेकेंड नंबर पे जोन सा उसका कॉलम है, ऐसे ही लास्ट में ये थर्ड रो है, कॉलम फर्स्ट है, ये थर्ड रो है और कॉलम सेकेंड है, तो ये उनके नाम होंगे। अब आपको ये पता है कि नाउ ए आई जे आपको क्या गिवन है, आई प्लस जे, तो सबसे पहले मुझे A11 निकालना है, तो A11 क्या होगा, आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। नेक्स्ट A12 सेकेंड एंट्री, ए आई जे तो आई प्लस जे है, तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1, सॉरी जे की वैल्यू, अब यहाँ पर आई 1 है और जे कितना है 2, तो आई प्लस जे क्या बन गया 1 + 2 यानी 3। नेक्स्ट है A21, अब आई हमने ए आई जे क्या दिया हुआ है आई प्लस जे, तो आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 1, ये कितना आ गया 3। नेक्स्ट है A22, यहाँ आई और जे दोनों 2 हैं, तो आई और जे को ऐड ही करना है यहाँ पर इस रिलेशन के हिसाब से, तो ये हो गया 4। नेक्स्ट A31, 3 आई की वैल्यू जे की वैल्यू 1, 4 हो गया, और A32, आई की वैल्यू 3 जे की वैल्यू 2, तो 3 + 2 5। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो, तो जो आपकी मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी, A11 आया यहाँ से 2, फिर नेक्स्ट A12 आया 3, A21 कितना आया 3, A22 कितना आया 4, A31 आया 4 और A32 कितना आया 5। तो ये आपकी क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई। बहुत आसान था। एक और करते हैं इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा इससे ज़्यादा टिपिकल, ये बहुत ही सिंपल था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल फोर्थ, कंस्ट्रक्ट अ 3x2, यहाँ ऑर्डर आपको कुछ ही और भी आ सकता है, मैंने दोबारा 3x2 ही लिया। एक 3x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, whose elements और entries, कुछ भी कह सकते हो, और entries are given by, जो एंट्रीज हैं उनका जर्नल फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 mod i - 3j। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं, लेट द मैट्रिक्स बी, ए उसका नाम रखा, अब 3 रोज हैं, तो ये पहली रो और 2 कॉलम्स, तो मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। 3x2 ऑर्डर लिख दिया। एंट्रीज कैसे लेते हैं, A11, जो उसकी रो का नंबर है वो पहली जगह पर,
और जो दूसरी जगह पे लिखना है उसका कॉलम, तो ये कॉलम दूसरा है। ऐसे ये सेकेंड रो का फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो सबके नाम ऐसे लिखते हैं उनकी रोज और कॉलम से, जो पहली जगह पर उसकी कौन सी रो है, दूसरी जगह पर उसके कौन सा कॉलम है। तो अगर मैं A31 बोल रही हूँ यानी ये तीसरी रो में है और पहला कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ए मैट्रिक्स। अब AIJ, नाउ AIJ आपको क्या दिया हुआ है कि I में से 3J को सब्ट्रैक्ट करो, उसका मॉड ले लो और फिर उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करो। मॉड मुझे लगता है आप सबको पता होगा। मॉड कैसे लिया जाता है कि अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू मॉड की सेम आती है, और अगर नेगेटिव है तो एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके वो प्लस का हो जाता है। तो सबसे पहले हमने निकालना है A11। तो A11 क्या बनेगा, यहाँ I और J दोनों को 1 1 डाल दो। तो मैंने I को 1 डाला, J को 1 डाला, 3 × 1, ये क्या बन गया 1/2, 1 - 3, क्योंकि 3 × 1 3 होता है, 1/2, ये आया 1 - 3 -2। अब -2 का मॉड क्या होगा, एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा सिर्फ 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1। तो पहली एंट्री आ गई 1। नेक्स्ट A12, अब मैं I कौन है 1, ये I है और ये J है, तो I की वैल्यू 1 ही रहेगी और J कितना हो गया 2, तो 3 × 2, तो ये हो गया 1/2, 1 - 3 2 6, तो ये आपके पास आ गया -5, और -5 का मॉड क्या होगा, माइनस ऑफ -5, तो +5, 5/2, ये आपकी सेकेंड एंट्री है। नेक्स्ट है हमारे पास A21, अब I को लिखा, अब I कौन है 2 और J है 1, तो I2 J1, तो 3 × 1, 1/2, ये हो गया 3 × 1 3, ये हो गया 2 - 3 -1, -1 का मॉड माइनस ऑफ -1, तो 1/2, ये आपके पास आ गई थर्ड एंट्री A21। नेक्स्ट है आपके पास A22, तो अब I और J दोनों 2 हैं, तो I की जगह भी 2 डाल दिया यहाँ पर इस फॉर्मूले में, और J की जगह भी 3 × 2, तो 1/2, 2 - 3 2 6, 1/2, ये हो गया -4, -4 का मॉड कितना हुआ, माइनस ऑफ -4, तो 4/2, ये आ गया 2, ये नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट है A31, अब I3 J1, तो I को मैंने पुट किया 3, J को पुट किया 1, तो 1/2, ये हो गया 3 × 1 3, 3 - 3 0, 0 का मॉड फिर से 0 और उसको 2 से डिवाइड करोगे फिर से 0, तो आपकी नेक्स्ट एंट्री भी आ गई 0, और सॉरी नेक्स्ट एंट्री आ गई 0। अब A32, I की वैल्यू कितनी है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं, ये फॉर्मूला था ये, तो I की वैल्यू है यहाँ 3 और J की 2, तो I की जगह 3, J की जगह 2, ये हुआ 1/2, 3 - 3 × 2 6, 3 - 6 कितना हो गया -3, -3 का मॉड माइनस इंटू -3 प्लस हो गया 3/2, तो ये आपके पास सारी एंट्रीज आ गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इनकी वैल्यूज़ डाल देते हैं, तो आपके पास A आ जाएगा। देयरफॉर A क्या था, A11 12 21 22 23 सॉरी 31, थर्ड रो है हमारे पास ये, और 32, तो A11 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वैल्यूज़ ध्यान से लिखनी है नहीं तो सारी मैट्रिक्स गलत हो जाएगी। A11 हमारे पास आया है 1, ये आया हुआ 1, तो यहाँ 1, A12 आया है 5/2, A21 आया 1/2, A22 आया 2, A31 आया 0 और A32 आया 3/2, तो आपको जर्नल टर्म दी थी और आपने उससे क्या निकाल दी, पूरी मैट्रिक्स। Thank you for watching this video.